हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। पेपर आपका 17 मार्च को लगा हुआ है और हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैराथन क्लास हो गई और 4 पार्ट में पहले ही आपको क्वेश्चंस दे चुके हैं और ये पार्ट नंबर 5 रहेगा। जो आपका पार्ट फर्स्ट था उसमें 10 क्वेश्चंस, पार्ट सेकंड में 10 क्वेश्चंस, पार्ट 3 में 10 क्वेश्चंस और पार्ट 4 में आपके 20 क्वेश्चंस हैं, फिर इसमें 10 क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरीके से 10, 20, 30, 20, 50, 10, 60 क्वेश्चंस का कलेक्शन प्लस मैराथन क्लास फुल सब्जेक्ट की। तो इस तरीके से हमने एनफ कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है और पूरी तैयारी भी है। पूरा पेपर आपको यहीं से मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। साइकोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा। समझते हैं एक एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कहता है मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ व्यापक है, यानी कि बहुत कह सकते हैं बड़े लेवल पे है। इसका स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन करते हुए कुप्पू स्वामी ने लिखा है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानसिक रोगों की अनुपस्थिति नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई मानसिक रोग नहीं है तो आप पूरी तरीके से मानसिक स्वस्थ हैं। ऐसा नहीं, सिर्फ रोगों से मुक्ति ही मानसिक स्वास्थ्य नहीं है। इसके अगर विपरीत जाए तो यह व्यक्ति के दैनिक जीवन का सक्रिय और निश्चित गुण है। यह गुण उस व्यक्ति के व्यवहार में व्यक्त होता है जिसका शरीर और मस्तिष्क जिसका शरीर और मस्तिष्क एक ही दिशा में साथ साथ काम करे। देखिए, अगर आप पूरी तरीके से जो है कि मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी है, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो फिर आपका शरीर और मस्तिष्क पूरी तरीके से एक ही डायरेक्शन में कंसंट्रेट कर पाएगा। यदि आप मेंटली अच्छे नहीं है, हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, तो शारीरिक अच्छे हैं तो काम तो आप करेंगे लेकिन उसमें अच्छी निपुणता आपको नहीं मिलेगी, आप उसको अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेन जड़ हमारा मस्तिष्क होता है। मानसिक स्वास्थ्य समायोजन की वह प्रक्रिया है जिसमें समझौता और सामंजस्य, विकास और निरंतरता का समावेश रहता है। मानसिक स्वास्थ्य में समायोजन की एक वो प्रक्रिया है एडजस्टमेंट की, जिसमें आप समझौता कर सकते हैं, आप एडजस्टमेंट करना जानते हैं, डेवलपमेंट समझते हैं और एक कंटिन्यूटी होती है। लैटरल कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उससे हम प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट कर पाए। हेडफील्ड कहते हैं सामान्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का सामंजस्य पूर्णता के साथ कार्य करना है, ऐसा हेडफील्ड कहते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रक्षेपण विधि से आप क्या समझते हैं? प्रक्षेपण विधि क्या होती है, इसको समझाइए, इसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रक्षेपण वह अचेतन प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अवगुण, दोष आदि दूसरे के सर थोप देता है। प्रक्षेपण वो अचेतन प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो व्यक्ति होता है वो अपने अवगुण, अपने दोष, अपनी गलतियां, अपने जो अपराध हैं वो दूसरे के सर थोप देता है। अर्थात व्यक्ति अपने भाव, अपने विचार, आकांक्षाएं, इच्छाएं, निराशाएं, संवेग आदि दूसरे में देखता है और वातावरण में प्रेजेंट किसी वस्तु या व्यक्ति में अपने दोषों को स्थानांतरित कर देता है। इस विधि में विषय के सामने, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है या यूं कहें जो सामने जो भी व्यक्ति है उसके सामने कुछ ऐसे उद्दीपक का मतलब स्टिमुलस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं जिनसे प्रेरित होकर के, जिनसे अभिप्रेरणा लेकर के वो अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। उद्दीपक, स्टिमुलस, जिसको हम क्या कहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, इवेंट जिसको कहते हैं, जिनसे प्रेरित होकर के वो अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। इस प्रतिक्रिया के माध्यम से ही वह रुचियों, इच्छाओं, आकांक्षाओं, मनोवृत्तियों, भावनाओं, संवेगों, मानसिक शक्तियों, क्षमताओं तथा अपने व्यक्तिशील गुणों को प्रक्षेपित करने का काम करता है। इस प्रकार प्रक्षेपण विधि द्वारा व्यक्तित्व की माप परोक्ष रूप में होती है, प्रत्यक्ष रूप में होती है तथा व्यक्ति द्वारा व्यक्त अनुक्रियाएं, अनेक अनुक्रियाओं के सहारे ही उसके व्यक्तित्व का आकलन भी किया जाता है। प्रक्षेपी विधियों की विशेषताएं क्या होती हैं? इन विधियों में
वास्तविकता से अधिक मनोवैज्ञानिक तथ्य पर बल दिया जाता है। जो विधियां होती हैं इसमें क्या होता है, वास्तविकता से अधिक मनोवैज्ञानिक फैक्ट्स पर बल दिया जाता है। इन विधियों का प्रशासन करते समय प्रक्षेपण करते समय बहुत अधिक बदलाव की गुंजाइश नहीं रहती है। इन विधियों का प्रशासन अक्सर व्यक्तिगत स्तर पर ही संभव हो पाता है। इन विधियों के निर्देशन सामान्यतः मानकीकृत होते हैं और इन विधियों की विश्वसनीयता और वैधता भी यूं कहें तो सामान्य होती है। तो हमने समझा कि ये जो हमारी प्रक्षेपण विधियां हैं वो क्या होती हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सृजनात्मकता की प्रकृति एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सृजनात्मकता की प्रकृति क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, सृजनात्मकता की प्रकृति एवं उसकी विशेषताओं को निम्नलिखित रूप से हम वर्णन कर सकते हैं। क्रिएटिविटी आप समझ चुके हैं, पहले भी हम आपको समझा चुके हैं। सृजनात्मकता में सार्वभौमिकता का गुण होता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ सृजनात्मकता अवश्य होती है। हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ क्रिएटिव होता है, कुछ अलग होता है और कुछ प्रतिभा होती है जो आजकल लोग सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा भी रहे हैं। और सृजक अर्थात सृजनात्मक चिंतन करने वाले व्यक्ति में जो सृजक है, जो क्रिएटर है, उसमें अहम की भावना, ईगो आ जाता है उसके अंदर। अर्थात वो ये समझता है कि मैंने इस समस्या को हल किया है, उसके अंदर मैं की भावना आ जाती है, ये मेरी खोज है, ये मैंने किया है, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ये सब चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। सृजनात्मक चिंतन किसी सीमा से बंधा हुआ नहीं हो सकता। इसमें अनगिनत विकल्पों एवं इच्छित कार्यप्रणाली को चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है ताकि नई सृजन, नया क्रिएटिव कुछ संभव हो सके, क्रिएशन। सृजनात्मक अभिव्यक्ति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। सृजनात्मकता में अनेक तत्वों जैसे प्रवाहात्मक चिंतन, मौलिकता, लचीलापन, विविधतापूर्ण चिंतन, आत्मविश्वास, संवेदनशीलता आदि का समावेश भी होता है। तो इस तरीके से हमने समझा कि सृजनात्मकता क्या होती है। आगे बढ़ेंगे, बुद्धि लब्धि क्या है इसको समझते हैं। बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने और साइमन ने 1905 में विकसित किया था। इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में माप करके प्रकट किया गया था, मानसिक आयु के रूप में। 1916 में बिने साइमन का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्म एंड स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया, संशोधन किया उसमें। इसी संशोधन में बुद्धि लब्धि के कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ और बुद्धि को मापने में मानसिक आयु की जगह पर बुद्धि लब्धि का प्रयोग होने लग गया। बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू, मानसिक आयु, मेंटल एज और तैथिक या वास्तविक आयु जिसको हम क्रोनोलॉजिकल एज का एक ऐसा अनुपात है जिसे 100 से गुणा करने के बाद प्राप्त किया जाता है, करने पर प्राप्त किया जाता है। यही कारण है कि इस अनुपात को बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू रेशियो भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अगर बुद्धि लब्धि निकालनी हो बालक की तो उसकी मानसिक आयु, ठीक है, दूसरी बात उसकी तैथिक आयु निकाली जाती है। तैथिक आयु यानी कि जो उसकी एक्चुअल वास्तविक डेट है जन्म की वो लिखी जाती है, ओके, और उसको 100 से गुणा कर दिया जाता है। यानी आईक्यू अगर निकालना तो MA/CA गुणे 100 कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत, देखिए, स्पीयरमैन के विपरीत गिलफोर्ड का मानना था कि बुद्धि बहुत गतिविधियों का एक संयोजन है। बुद्धि कई गतिविधियों का एक ग्रुप कह सकते हैं, संयोजन है। गिलफोर्ड से पहले परंपरागत मॉडल ने बुद्धि को एक अखंड एवं वैश्विक गुण के रूप में प्रस्तावित किया। 1950 के अंत तक उन्होंने नवीन मानसिक योग्यताओं की खोज करके वर्गीकृत करने की एक प्रणाली को विकसित करने का प्रयास किया और बुद्धि संरचना यानी कि एसआई का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल का प्रथम संस्करण प्रस्तुत किया। ये मॉडल कारक विश्लेषण पर आधारित था। उन्होंने तर्क दिया कि बुद्धि में अनेक बौद्धिक योग्यताएं समाहित होती हैं। उन्होंने पहले बुद्धि में स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले कारकों के 120 कारकों के साथ एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बाद में संशोधन करके 180 भी कर दिया गया। बुद्धि संरचना के इस मॉडल में सभी मानसिक योग्यताओं को उन्होंने 3 आयामों में व्यवस्थित किया, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। यह मॉडल एक क्यूब की तरह प्रस्तुत किया गया, जिसमें हर एक साइड में एक आयाम यानी कि 5 × 6 × 6 = 180 विशिष्ट योग्यताएं इसमें मानी गई। इस प्रकार बौद्धिक कार्य की 3 विशेषताएं मानी गई।
पहली तो संक्रिय आयाम। संक्रिय आयाम में क्या बताया गया, जिसमें संक्रिय या सामान्य संज्ञानात्मक या मानसिक योग्यताएं शामिल होती हैं उसको संक्रिय आयाम कहा गया। विषय वस्तु आयाम, जिसमें सूचना का विस्तृत क्षेत्र शामिल होता है। और उत्पाद आयाम, जिसमें विशिष्ट विषय वस्तु के लिए प्रयोग किए गए विशेष संक्रिया का परिणाम भी शामिल होता है। इसलिए इस मॉडल को त्रि-आयामी मॉडल भी कहा जाता है, जिसे एक क्यूब के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे ये क्यूब देख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे संक्रियाएं हैं, इधर विषय वस्तुएं हैं और इधर इसके परिणाम को जो है दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार हैं, उनका वर्णन कीजिए। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, नंबर 1 तो धनात्मक स्थानांतरण है। धनात्मक स्थानांतरण वो होता है, ये आप क्या समझ रहे हैं, लर्निंग ट्रांसफर। धनात्मक स्थानांतरण वो होता है जब किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल किसी दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में सहायक होता है, तो इसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे जो व्यक्ति स्कूटर चलाना जानता है उसे मोटरसाइकिल चलाने में कोई कठिनाई नहीं होती। ये धनात्मक स्थानांतरण हो गया कि आप पहले स्कूटर चलाना जानते थे, आपको मोटरसाइकिल मिल गई, या पहले आप ट्रैक्टर चलाना जानते थे, अब आपको कार मिल गई, तो जो आपने ट्रैक्टर चलाने में सीखा वो आपको कार में थोड़ी हेल्प दे रहा है, ये धनात्मक हो गया। ठीक है, यही हाल शिक्षा में है। एजुकेशन के मामले में बात करें तो कक्षा 8 में जो आपने ज्ञान प्राप्त किया वो आपको 9 में भी काम दे रहा है, 10 में भी काम दे रहा है, 11 में भी काम दे रहा है, यानी कि ये धनात्मक स्थानांतरण है। ठीक है, या किसी दूसरे सब्जेक्ट का ज्ञान आपने प्राप्त किया था, दूसरे सब्जेक्ट में भी हेल्प कर रहा है, धनात्मक हो गया। ऋणात्मक वो होता है जहां पे पहले से सीखा हुआ ज्ञान कुछ नया सीखने में बाधा उत्पन्न करे, समस्या उत्पन्न करे। ठीक है, वो ऋणात्मक होता है। जब पहले से प्राप्त ज्ञान अथवा कौशल नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है तो उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ऋणात्मक स्थानांतरण में पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों को सीखने में व्यवधान उत्पन्न करता है। जैसे मातृभाषा बांग्ला वाले विद्यार्थी हिंदी के व्याकरण में गलती करते हैं क्योंकि उनकी मदर टंग क्या है, बांग्ला है, वो बांग्ला लैंग्वेज बोलते हैं। अब वो हिंदी जो लैंग्वेज है उसमें वो गलती करेंगे क्योंकि उनको बांग्ला आती है, तो वो वहां पे समस्या उत्पन्न करता है। अंग्रेजी में आपने बच्चों को पढ़ाया बेटा पढ़ो ब्यूटी बट, फिर आपने पढ़ाया प्यूटी पुट, तो अब यहाँ जो आपने ब्यूटी बट सिखाया था इससे बच्चे भ्रमित हो गए। ये अब बच्चे कहते हैं अब सर आपने यहाँ पे बट पढ़ाया, यहाँ पे पुट पढ़ा रहे हैं, तो ये उनके लिए ऋणात्मक हो जाएगा, बच्चे यहाँ भ्रमित हो रहे हैं। क्षैतिज स्थानांतरण वो होता है जब वो किसी एक ही स्तर की कक्षा में किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल उसी कक्षा के किसी दूसरे क्षेत्र या दूसरे विषय में सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में सहायक होता है, तो इसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कक्षा 10 में सीखे हुए गणित के ज्ञान एवं कौशल का उसी कक्षा के विज्ञान की संख्यात्मक समस्याओं के हल करने में सहायक होना। जैसे मान लीजिए कक्षा 10 में आप मैथ्स जो सवाल आप लगा रहे हैं उसी से आपको हेल्प मिल रही है फिजिक्स के डेरिवेशन सॉल्व करने में, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना, तो ये आपका क्षैतिज स्थानांतरण कहलाएगा। या फिर 12th क्लास में आपके पास मैथ्स भी है, आपके पास फिजिक्स है, आपके पास केमिस्ट्री है, तो मैथ्स में जो हेल्प आपको मिल रही है, मैथ्स जो आपने सीखी है, मैथ्स के सहारे ही आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो ये आपका क्षैतिज स्थानांतरण कहलाएगा। या केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। लंबात्मक स्थानांतरण क्या होता है, जब एक कक्षा में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग अगली कक्षा में किया जाता है तो यह लंबात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कक्षा 9 में सीखे गए ज्ञान का उपयोग बालक कक्षा 10 में भी कर सकता है। एक पक्षीय स्थानांतरण का मतलब क्या है, जब व्यक्ति के किसी एक अंग को दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो तो वह एक पक्षीय स्थानांतरण कहलाता है। जैसे दाएं हाथ में चोट लगने की स्थिति में बाएं हाथ को दिया गया प्रशिक्षण उपयोगी सिद्ध होता है, इसको एक पक्षीय कहते हैं। द्विपक्षीय का मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति के शरीर के एक अंग को दिया गया प्रशिक्षण दूसरे अंग को भी उपयोगी बना दे तो वह द्विपक्षीय स्थानांतरण कहलाता है। उदाहरण, एक व्यक्ति दाएं हाथ से लिखना सीखता है किंतु आवश्यकता पड़ जाए तो वो बाएं हाथ से भी लिख सकता है, जबकि उसने बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास कभी ना किया हो। इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि दाएं हाथ का जो कौशल था वो बाएं हाथ में क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो ये अधिगम के कुछ प्रकार होते हैं जिनको हमने समझा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरणा के प्रकार बताइए। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? अभिप्रेरणा हमारी 2 प्रकार की होती है, एक तो सकारात्मक और दूसरी हमारी होती है नकारात्मक। सकारात्मक में क्या आता है? इस प्रकार की अभिप्रेरणा के कारण व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी कार्य को करता है, इससे उसे प्रसन्नता, सुख एवं संतोष मिलता है, क्योंकि वो किसी भी काम को अपनी इच्छा से कर रहा है। इसे आंतरिक प्रेरणा यानी कि इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहा गया है। ठीक है। दूसरा नकारात्मक अभिप्रेरणा होती है। नकारात्मक अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है? इस प्रकार की अभिप्रेरणा से व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं करता, बल्कि दूसरों की इच्छा, दबाव और बाह्य प्रभाव के कारण उसे कार्य करना पड़ता है, करता नहीं है, करना पड़ता है। माता पिता, अभिभावक, अध्यापक दंड, पुरस्कार देकर प्रतिद्वंदित का भाव पैदा करे, निंदा करे कि देखो तुम नहीं कर सकते, वो देखो कितना अच्छा कर रहा है, तुम्हारे कुछ बस की नहीं है, तुम बुद्धू हो, है ना, या प्रशंसा करके तुम बहुत अच्छा हो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो और मेहनत करो, ये नकारात्मक प्रेरणा देता है। जब तक बच्चा खुद मोटिवेट नहीं है, उसके अंदर से प्रेरणा उसको नहीं आती है, तब तक वो नकारात्मक प्रेरणा है। अगर बाहर से उस पर कुछ दबाव पड़ रहा है तो इसको बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेने की अधिगम सोपानकी में सीखने के कितने स्तर बताए गए हैं? गेने की अधिगम सोपानकी में सीखने के 8 स्तर बताए गए हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, संकेत अधिगम। गेने का मानना है कि सबसे पहले बच्चे को संकेत अधिगम द्वारा ही सिखाना चाहिए, संकेत के माध्यम से। पावलव का कुत्ते पर किया गया अनुबंधन सिद्धांत इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसमें घंटी जो है वो संकेतक यानी सिग्नल का काम कर रही है। इस प्रकार के अधिगम में अनुक्रिया संवेगों के रूप में होती है, जैसे खट्टी चीजें दे करके लार आ जाना, पलक गिरना। इसका प्रयोग छोटी कक्षाओं में बच्चों से कास कबूतर, खास से खरगोश सिखाने में किया जाता है। दूसरा है प्रेरणा प्रतिक्रिया अधिगम। ये समस्याओं को सुलझाने का एक मौलिक तरीका है। यह दोहराए हुए विविध अनेक प्रयासों की विशेषता है जो सफल होने तक जारी रहती है। इसका उदाहरण स्किनर का प्रयोग है, जिसमें चूहे को उत्तेजित करने के लिए भोजन दिया जाता है ताकि वो उत्तेजनावश लीवर को दबाना सीख ले। तीसरा है श्रृंखला अधिगम। अनुक्रिया को व्यक्ति के सीखने के क्रम में एक साथ जोड़ना या संबंधित करना श्रृंखला अधिगम कहलाता है। जैसे एक नया मोटर चालक पहले से अर्जित कुशलताओं और निरीक्षणों को जोड़ करके या संबंधित करके मोटर या इस तरह की अन्य गाड़ियों को चलाना भी वो सीख लेता है, इसे हम श्रृंखला अधिगम कहते हैं। शाब्दिक साहचर्य अधिगम क्या होता है? इसमें वाचिक इकाइयों की श्रृंखला बनाई जाती है। बालक बोलना सीखता है तो शाब्दिक श्रृंखला के माध्यम से ही वाक्यों का निर्माण करता है। जब बालक पहले शाब्दिक गेंद शब्द सीखता है, फिर लाल गेंद, पीली गेंद, हरी गेंद, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इन गेंदों को भी वो जान लेता है। इसका मतलब शाब्दिक श्रृंखला बनाना सीख गया है। विभेदन अधिगम क्या होता है? इसमें बालक को एक ही तरह की बहुत सारी चीजें दिखा करके उनमें समानता होते हुए भी वस्तुओं में अंतर करना सिखाते हैं। जैसे आपने त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों बता दिए, अब बच्चों से पूछा जा रहा है या आप पूछते हैं कि इसमें त्रिभुज कौन है, चतुर्भुज कौन है, फिर दोनों में अंतर सिखाते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट बॉल में अंतर सिखाना, घनत्व और भार में अंतर समझाना, हिंदी के बा, व, भा, मा में अंतर समझाना अभिभेदन अधिगम के अंतर्गत आता है। फिर बात करें हम संप्रत्यय अधिगम की। किसी वस्तु के सामान्य गुणों के आधार पर किसी विशेष अर्थों को सीखना ही संप्रत्यय है, जैसे सम और विषम संख्याओं का संप्रत्यय। नियम अधिगम की बात करें, रूल लर्निंग की, तो नियम सीखने में 2 या 2 से अधिक अवधारणाओं को शामिल करना होता है। इसके लिए उच्च स्तर की संज्ञानात्मक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इसमें 2 या 2 से अधिक अवधारणाओं के बीच एक रिलेशन बनाना, एक संबंध बनाना शामिल होता है। जैसे गर्म होने पर हवा का हल्का होना, इसमें गर्म एक अलग कॉन्सेप्ट है और हवा उससे बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी दोनों में रिलेशन बनाया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज समस्या समाधान अधिगम। यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सबसे ऊंचा स्तर है, टॉप। इस प्रक्रिया के अधिगम में व्यक्ति किसी नियम का उपयोग करके किसी समस्या का समाधान करता है और एक नए तथ्य को सीखता है। यही कारण है कि इसे जटिल अधिगम की संज्ञा दी गई है, जैसे रेखागणित की किसी प्रमेय को सिद्ध करना। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, ये हमने समझा
संकेत अधिगम से लेकर के आपके समस्या समाधान तक यानी कि जो अधिगम सोपान की उसमें सीखने के 8 स्तर आपको बताए गए हैं, वो हमने समझा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का क्या अर्थ होता है, इसको समझाइए। चलिए इसको समझते हैं। देखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अर्थ है कि की गई सही अनुक्रियाओं का अनुबंधन अर्थात दृढ़ीकरण। जो भी क्रियाएं की गई हैं उनका अनुबंधन यानी कि मजबूत होना, दृढ़ीकरण, परिपक्वता। यदि कोई प्राणी किसी उद्दीपक मैंने अभी बताया था, इंग्लिश में इसको स्टिमुलस कहते हैं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, उद्दीपक की लालच में सही अनुक्रिया करता है तो यह स्थिति शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि पावलियन अनुबंधन है। परंतु यही सही अनुक्रिया करने पर दिए गए पुनर्बलन से सीखने की क्रिया मजबूत होती है तो यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। स्किनर के अनुसार क्रिया करने के लिए किसी बाह्य उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है, वरन क्रिया प्राणी की जैविक रचना का एक अंग है। जब उसे कोई जैविक अथवा पर्यावरणीय आवश्यकता, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रेरक या अभिप्रेरक मोटिव कहते हैं, होती है तो स्वतः वो क्रियाशील हो जाता है। इस की गई प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त सफलता से सीखने वाले को पुनर्बलन मिलता है। देखिए, उसके अंदर से एक वो अंदर से मोटिवेट हुआ, उसे एक प्रेरणा मिली, तो जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो व्यक्ति है सामने वाला, जो उसको अंदर से प्रेरणा मिली तो वो क्रिया करने के लिए प्रेरित हुआ। उसने क्रिया की और उसको अच्छा रिजल्ट मिला। रिजल्ट मिलने के बाद फिर उसको जो पुनर्बलन मिला, पुनर्बलन का मतलब रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है आपका रिजल्ट अच्छा आया, घर वाले ने आपको बढ़िया आईफोन दिला दिया, तो मतलब अब आपके अंदर और उत्तेजना जागृत हुई। पुनर्बलन से सीखने की क्रिया तेज होती है। तो अब आप सोचते हैं कि बहुत अच्छी बात है, मुझे एक मतलब आईफोन या मतलब कोई भी फोन आपको दिला दिया या कोई भी गिफ्ट घर वालों ने दिला दिया, बच्चे को दिला दिया, तो उससे अंदर से प्रेरणा जागृत होती है। तो सीखने वाला और मेहनत करता है कि मतलब और मैं अच्छा करूंगा तो और बेहतर होगा, और सीखने वाला शीघ्र सीख भी जाता है क्योंकि उसके अंदर से एक प्रेरणा जागृत हो जाती है। इस प्रकार के सीखने की अनुक्रिया को उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुक्रिया कहा और इस सीखने की क्रिया को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आई होप मैंने जितना भी कराया है फिलहाल वहीं से आपको पूरा पेपर मिलेगा और आई होप की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अधिगम यानी सीखने का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, सीखना व्यवहार परिवर्तन को कहा जाता है। सीखने का मतलब है व्यवहार में परिवर्तन आ जाना। अगर आप सीख रहे हैं और आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है तो फिर उस सीखने का कोई मतलब नहीं बनता है। सीखने का मतलब है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हम लोगों का व्यवहार वैसे भी तो कभी कभी चेंज हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी सीखना ही है। जैसे कभी कभी आप बहुत थक जाते हैं, आपसे अगर कोई आपका दोस्त मित्र मिलने भी आता है तब भी आप नहीं मिलना चाहते हैं क्योंकि आप थके हुए हैं, या हो सकता है आप बीमार हो फिर भी आप किसी से ना मिलना चाहें, या आप किसी से रूडली बिहेव कर सकते हैं, ठीक है, परिपक्वन आदि से भी हो सकता है। परंतु ऐसे परिवर्तनों को हम सीखना नहीं कह सकते। यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं, जो व्यक्ति मान लीजिए ड्रिंक किया हुआ है उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है तो यहाँ पे वो लर्निंग नहीं है, ठीक है। चलिए, मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य केवल उन परिवर्तनों से होता है जो एक्सरसाइज, जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होते हैं और जिनका उद्देश्य बालक को समायोजन में मदद करना होता है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से एक व्यक्ति अपने व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन और परिमार्जन करता चला जाता है और उसके अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन भी लाता है, जिसे सीखना या अधिगम कहा जाता है। सीखने की ये जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं, सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्रॉनबेक कहते हैं, क्रॉनबेक क्या कहते हैं? क्रॉनबेक कहते हैं सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। स्किनर के शब्दों में सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। गिलफोर्ड कहते हैं सीखना व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। तो प्यारे दोस्तों, ये हमने आज के 10 क्वेश्चंस ये कर लिए। 20 इससे पहले हमने दिए थे, 30 क्वेश्चन तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब जो है बेस्ट ऑफ लक, भगवान करे जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया है, हम सबकी मेहनत सफल होगी। जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं सारे वही पूछे जाएंगे, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। और ठीक है, क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।